देश की दशा दिशा तय करने का जिम्मा लोक सेवकों पर ही होता है। यही सिविल सेवक लोक कल्याण हेतु नीति निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक के कामकाज को संभालने का दायित्व इन्हीं नौकरशाहों पर होता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम सिविल सर्विसेज दिवस के अवसर पर इसके इतिहास और विकास क्रम पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि भारत के विकास के लिए इनका क्या महत्व है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख भी रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो इसे हम समझेंगे कि इसका क्या महत्व है और 21 अप्रैल को ही यह क्यों मनाया जाता है, सरकार ने इसकी कब घोषणा की थी, इन सब बातों को हम डिटेल से देख लेंगे। आप सबों को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से भी और संस्कृति IAS परिवार की तरफ से भी। हम ये चाहते हैं, हमारी ये शुभकामना है कि आप जल्द से जल्द सफल होकर के सिविल सेवक बने। देखिए, आपके लिए आज एक तोहफा भी है। जो लोग सिविल सेवक बन करके अपने सपने को नई उड़ान देना चाहते हैं, संस्कृति IAS उनके लिए एक तोहफा लेकर के आई है। और तोहफा क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी कोर्स हैं उस पर 50% तक की भारी छूट दी गई है। और यह क्या सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर दिया गया है। इस ऑफर की वैधता जो है 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, यानी कि इसी अप्रैल के महीने में 21 से 28 अप्रैल तक यह रहने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कोर्स कौन कौन सा होगा, जरा इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप लाइव कोर्स लेते हैं, कौन सा लाइव कोर्स, तो GS फाउंडेशन का, उस पर भी आपको 50% का छूट दिया जाएगा। यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होता है, तब भी आपको 50% का छूट होगा। CSET का यदि आप लाइव कोर्स लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, उस पर भी 50% छूट है। और NCERT, वे सभी लोग जो शुरुआती चरण में हैं, चाहते हैं कि अपनी तैयारी को एक आधार दें, पुख्ता करें, उनके लिए NCERT बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके भी लाइव कोर्स पर आपको 50% की छूट मिलेगी। वे लोग जो घर बैठे इस सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स का यदि वो कोर्स लेते हैं जिसमें GS और CSET दोनों ही शामिल होगा, उस पर भी 50% का छूट है। साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यदि पेन ड्राइव कोर्स के माध्यम से लेना चाहते हैं, तब भी इतिहास और भूगोल दोनों ही विषयों पर 50% तक की भारी छूट आपको दी जाएगी। तो यह तो हुआ आपके लिए एक सूचना या इसे कहें तोहफा। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप संस्कृति IAS से कांटेक्ट करके उसके वेबसाइट पे विजिट करके आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस दिन का क्या महत्व रहा है। खास करके भारतीय इतिहास को देखेंगे कि भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिविल सेवकों को स्वयं के लिए, नागरिकों से जोड़ने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए एक अच्छा तरीका इसे मानते हैं। किसी दिवस के मनाने का एक कारण यह भी होता है कि हम ये ध्यान रखें, हम ये याद रखें कि हम किस काम के लिए हैं, यहाँ आए हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, तो जितने भी सिविल सर्विसेज होते हैं, उन्हें यह ध्यान होता है इस दिवस को याद करके कि मैं यहाँ तक क्यों आया था, समाज के उस वंचित वर्गों के कल्याण के लिए मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ, तो वह मुझे याद रहे। मेरी जो वचनबद्धता है, मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं उसका अनवरत निर्वहन करता रहूँ। इसके लिए इस दिन का काफ़ी महत्व हो जाता है। इस फोटोग्राफ को आप देखिए तो एक बहुत ही खूबसूरत और मैं कहूँ तो ऐतिहासिक फोटोग्राफ है, जिसमें हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा इतने सारे लोग जो हैं, दरअसल ये उस वक्त के सिविल सेवक हैं। इनके बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भाषण देते हैं। इस दिन 1947 में, 1947 का साल हमारे देश में कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते ही हैं। हम इस दिन आज़ाद हुए थे। गुलामी की जो जंजीर थी भारत माता के पैरों में पड़ी हुई, वह टूटकर इसी वर्ष चकनाचूर हुआ था। इसीलिए 1947 का साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। और संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही थी, वह पूरे भारतीय इतिहास के लिए और आज तक के लिए एक लैंडमार्क स्पीच कहा जाता है। उन्होंने कहा था क्या, सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम यानी कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था।
भारत के सिविल सेवकों को। यह तो वही बातें, अब इसको लेकर के देखिए, जब यह दिवस मनाया जाता है तो बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में किए जाते हैं। साथ ही वे सिविल सेवक जो प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ताकि वो आगे भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। यह तो हो गई कुछ बातें कि इस दिन का महत्व क्या है। लेकिन अब हम सीधा चलते हैं कि यह दिन जो सिविल सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका इतिहास क्या है, सिविल सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हम वहाँ से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश पे ब्रिटिश का हुकूमत था, तो जिस तरह से ब्रिटिश शासन में बहुत सारी चीज़ें जो भारत की रही हैं, चाहे वो राजनीतिक रही हो, प्रशासनिक रही हो, वह या फिर आर्थिक चीज़ें रही हो, तो वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही सिविल सेवा की बात करें तो यह भी ब्रिटिश काल से ही इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, जो चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे और भी मैच्योर हो जाता है, सुधार होता जाता है, और फिर हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जब हम शुरुआत में देखते हैं, देखिए यूँ तो बहुत सारी घटनाएं हैं, कोई भी चीज़ कोई भी काम आगे बढ़ता है तो छोटी छोटी घटनाओं से आगे बढ़ते रहता है, लेकिन हम जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उस पर बातें करेंगे, और एक तरह समझ लीजिए आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक का। तो अगर सबसे पहले यहाँ हम देखें, शुरुआती दौर को देखें ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया करती थी भारत पर, व्यापार करने आई लेकिन फिर शासन करने के उद्देश्य से यहाँ रह गई, तो उस वक्त क्या होता था, कोवेनेंटेड एक सिविल सर्विसेज की बात की गई, जिसमें वहाँ पर इंग्लैंड के जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, वही अधिकारी बन सकते थे, और वो सिफारिश से हुआ करते थे। मान लीजिए मैं अगर अधिकारी हूं तो मैंने जिनकी भी सिफारिश की है तो वो बनेंगे, और वो ब्रिटेन के ही होंगे, उन्हें अनुबंध अधिकारी भी कहा जाता था। उसी में एक हुआ करते थे जो असंबद्ध अधिकारी हुआ करते थे, वह भारतीय हुआ करते थे। यहां ध्यान रखना है कि ये भारतीय अधिकारी जो होते थे वह उच्च पदों तक नहीं पहुंच पाते थे, और इनकी जो सुविधाएं थी वह भी बेहतर नहीं था, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं थी। यहां से फिर चलते हैं, मुख्य रूप से विकास का क्रम यहां से चलेगा, और 1765 देख रहे हैं, 1765 में यहाँ पर जो कॉर्नवालिस आते हैं हिंदुस्तान, लेकिन उस वक्त वो एक सेना के रूप में आते हैं, तो बहुत जो प्रशासनिक सुधार है वो उस वक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 1786 से 1793 का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय सिविल सेवा के नजरिए से अगर हम देखें तो। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आते हैं, और इस बार वो गवर्नर जनरल बन के आते हैं। जब वो गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो उनके जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो जो चाह रहे थे करना, अब उनके पास वो शक्ति भी होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ कॉर्नवालिस की एक फिलॉसफी थी और हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के, और वह यह था कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो है वह भ्रष्ट है, इसीलिए शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वह ब्रिटिश के हाथ में होना चाहिए, ऐसा कॉर्नवालिस मानता था। अब यहाँ समझिए, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का एक श्रेय भी जाता है इसी के समय से। यहाँ पर यह क्या करता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वेतन वृद्धि करता है अधिकारियों का। वेतन वृद्धि करने के अलावा जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे तो वह क्या करते थे, यहाँ पर व्यापार भी, निजी व्यापार करते थे। कॉर्नवालिस निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है। साथ ही यह क्या करता है कि जो अधिकारी ये हुआ करते थे, ये उपहार लेते थे या रिश्वत लेते थे कई बार, तो इसको भी प्रतिबंधित यह कर देता है ताकि भ्रष्टाचार को पूरी तरफ से लगाम लगाया जा सके। समय आगे बढ़ता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद यहाँ पर लॉर्ड वेलेजी का समय आता है, और वो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सुधार का कार्यक्रम देखा जाता है कि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, ये कोलकाता में पड़ता है, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर जो सिविल सेवक होंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे अभी लवासना है, वहां पर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे वहां जाकर के आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक वैसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता स्थित ट्रेनिंग हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1806 ईस्वी में इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। उसके बाद यहाँ पर जब इसकी मान्यता रद्द होती है तो यहाँ एक अहम घटना होता है और ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? हैलीबरी में, इंग्लैंड में स्थित है। और उस जगह पर ईस्ट इंडिया कॉलेज जो था वहाँ पर इन्हीं अधिकारियों की ट्रेनिंग दिलाई जाती थी जो 2 वर्ष का हुआ करता था। चलिए अब आगे फिर कार्यक्रम बढ़ता है और यहाँ पर आता है चार्टर एक्ट 1853। अब यहाँ पर लंबे समय से मांग की जाती रही थी कि यह जो सिविल सेवा का परीक्षा है इसे सभी के लिए ओपन कर
दिया जाए। सभी के लिए कहने का क्या तात्पर्य था? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वही अधिकारी बन सकते थे। यहाँ पर भारतीयों के लिए यह अवसर दिया गया। तो यहाँ पर बात की गई कि 1853 में कि यह मौका सभी को मिले, यहाँ पर एक ओपन कंपटीशन हो और सभी को, भारतीय लोग भी इसमें शामिल हो सके। लेकिन ध्यान रखना है कि यह क्रियान्वयन इसका नहीं हो पाया था। यहाँ पर एक बात और है कि वक्त आगे बढ़ता है और यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 आता है और यहाँ पर यह बात की गई कि इसकी उम्र सीमा जो है 22 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही इसकी परीक्षा जो है इंग्लैंड में की गई। यहाँ पर एक रास्ता तो यह निकला कि सिविल सेवा में शामिल होने के लिए भारतीयों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। हालांकि अभी बहुत काम होना बाकी था, लेकिन 1863 में जब आगे बढ़ते हैं, यहीं से 2 साल बाद, तो देखते हैं कि भारत के पहले व्यक्ति जो हैं अधिकारी बनते हैं और उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके बड़े भाई होते हैं और ये उस वक्त ICS ऑफिसर बनते हैं। ध्यान रखिए, अभी जो है ICS ऑफिसर को ही IAS ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। तो उस वक्त इंडियन सिविल सर्वेंट कहा जाता था, तो ICS ऑफिसर ये पहले बनते हैं। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है और यहाँ पर आप देखेंगे 1878 में क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा ना हो कि सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या अधिक होने लग जाए, तो उसकी संख्या कैसे कम की जाए, इसकी रणनीति तैयार की जाती है। और इसके आलोक में क्या होता है कि वहाँ पर उम्र सीमा घटा दी जाती है ताकि कम से कम भारतीय इसमें शामिल ही हो सके। अब शामिल ही कम होंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन भी कम हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ता है और आप जानते हैं 1885 का जो समय है वह भारतीय इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण साल है। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है और यह मांग करती है, मांग क्या है कि आप यहां पर सबसे पहले जो इसकी परीक्षा है वह परीक्षा इंग्लैंड में जो करा रहे हैं उसके साथ साथ भारत में भी यह परीक्षा कराइए। साथ ही यह जो उम्र सीमा आप 19 साल सिविल सेवकों का कर रखे हैं उसकी उम्र सीमा में वृद्धि कर दीजिए। यह मांग वहां पर कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। अब वक्त आगे बढ़ता है और वक्त बढ़ते हुए 1893 आता है। यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में एक रेजोल्यूशन पास होता है इंग्लैंड में और इस रेजोल्यूशन में पास किया जाता है कि परीक्षा जो अब होगा वह इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी किया जाएगा। हालांकि ध्यान रखना है यह क्रियान्वित नहीं हुआ था। 1919 में यह बात की जाती है कि भारत में परीक्षा कराई जाए और उसके बाद यहां से यह रास्ता साफ होता है कि अब भारत में भी इसकी परीक्षा कराई जाएगी। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लगातार लंबे समय से मांग चल रही थी कि एक स्वतंत्र रूप से लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाए। हालांकि यह संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन उससे पहले कई आयोग आया जो इसकी सिफारिश किया था, जिसमें अगर आप ली आयोग के बारे में पढ़े होंगे तो ली आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही 1922 की घटना आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात की गई थी, वहां पर भी लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। 1926 में फाइनली लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। समय आगे बढ़ता है, 1935 का वक्त आता है और 1935 में 2 स्तर पर यह परीक्षा लागू करने की बात की गई। एक जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो है संघ के स्तर पर बात की गई, दूसरा था प्रांत के स्तर पर पब्लिक सर्विस कमीशन लाने की बात की गई। यहां के बाद जो है भारत आजाद हो जाता है और 1950 ईस्वी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप आज यूपीएससी के रूप में जानते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वही यूपीएससी, वही आयोग की स्थापना 1950 में हो जाती है, मतलब नाम बदल करके, और यही आयोग उस वक्त से यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर यह समझना है कि आईसीएस की जो बात की गई वह बदल करके अब आईएएस के रूप में हो जाता है यहाँ पर। तो अभी जो अधिकारी बनते हैं वह आईएएस ऑफिसर बनते हैं। यहाँ जिस प्रशासनिक अधिकारी की हमने बात की वह मुख्य रूप से हमारा जो ध्यान केंद्रित था वह आईसीएस से लेकर आईएएस के रूप में था, ठीक है। यहाँ पर पुलिस सेवा की मांग इससे अलग है, तो हमारा पूरा फोकस यहाँ रहा है, लेकिन बाद में यूपीएससी के साथ ये सब चीजें मर्ज होती चली गई और समय के साथ यह सब चीजें बदलता चला गया। तो आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हमने इसके विकास क्रम को समझा, हमने इसके इतिहास को समझा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह ज्ञानवर्धक होगा, लाभकारी होगा। एक बार फिर से आपको सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी संस्कृति आईएएस परिवार यह मानती है, आपको शुभकामना देती है कि आप जल्द से जल्द अधिकारी बनकर सफल हों और अपने समाज के लिए कल्याण का कार्य कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।